हेलो एवरीवन, यह मेरा पहला लेक्चर वीडियो है और मेरा नाम निशांत श्रीवास्तव है। इस वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिकल सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। जिस तरह हमारे हिंदी में वर्णमाला में 52 अक्षर हैं आ से लेकर 11 तक, उसी तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट है ए से लेकर जेड तक। ऐसे हमारे मैथ में भी अल्फ़ाबेट या वर्ण को हम क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं, जो कि 0 से लेके 9 तक होते हैं और इनकी संख्या 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सब हमारे अंक हैं। इनसे हम मिला के विभिन्न प्रकार की संख्याएं बनाते हैं, जिसको हम संख्या रेखा पर इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। जिनके बीच में 0 होता है, जिसके दाएं ओर 1, 2 और 3, इसके साथ आगे अनंत तक सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं। उसी तरह इसके बाईं ओर माइनस की ऋणात्मक दिशा में सारी -1, -2, इसी तरह माइनस अनंत तक सारी संख्याएं होती हैं। संख्या रेखा पर हम सारी संख्याओं को दर्शा सकते हैं, धनात्मक अनंत से लेकर ऋणात्मक अनंत तक। इसके बाद हम संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है हमारा प्राकृतिक संख्या। इसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर जो है वो होते हैं शुरू 1 से, 1, 2, 3, ये अनंत तक जाते हैं। सारे धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। प्रकृति से हमें शून्य नहीं मिला, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को शामिल नहीं करते। ऐसा नहीं था कि शून्य पहले से नहीं था, क्योंकि शून्य का मात्र अस्तित्व नहीं था। हमारे पास ऐसा कोई सिंबल या प्रतीक नहीं था कि हम जिससे शून्य को दिखा सके कि भाई शून्य है। जैसे कि अगर हम प्राचीन इतिहास में जाएं तो रावण के पास 12 सिर थे, या कहें तो कौरव 100 थे। तब हम किसी न किसी प्रकार से उनको प्रदर्शित करते थे। उस समय केवल मात्र हम लिखकर ही समझ सकते थे कि ये शून्य 100 लिखा है। उस समय तक हमारे पास किसी भी प्रकार का एक प्रतीक नहीं था कि हम 0 दर्शा सकें। लेकिन जब आर्यभट्ट आए तो उनने एक ऐसे सिंबल यानी खोज की जिसे हम शून्य कहते हैं। तो आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी, ना कि शून्य का आविष्कार किया था, क्योंकि शून्य हमेशा से ही था। वह उसे लिखने का तरीका कि किसके द्वारा हम शून्य को प्रदर्शित करें, ये हमें आर्यभट्ट ने बताया था। और श्री आर्यभट्ट जी ने शून्य की खोज की थी, ना कि आविष्कार किया था। तो प्राकृतिक संख्याएं 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक होती हैं। इसमें हम शून्य को शामिल नहीं करते। इसके बाद है जो दूसरा प्रकार है, वो है हमारा पूर्ण संख्या। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर या पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं में हम शून्य को, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो हम उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। क्योंकि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करेंगे तो वह प्राकृतिक संख्याएं नहीं रहेंगी। इसलिए हमें एक नए शब्द की जरूरत पड़ी, जिसे हम कहते हैं पूर्ण। तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेंगे तो हम उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। ये भी 0 से लेके 0, 1, 2, 3 अनंत तक सारी धनात्मक दिशा वाली संख्या पूर्ण संख्याएं हैं। इसके बाद है जो तीसरी, हम इनको मिटा देते हैं। इसके बाद जो तीसरी संख्या है वो होती है पूर्णांक। जिसको हम इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक। तो जो हम संख्या रेखा द्वारा देख रहे थे अभी, इसी में पूर्णांकों को हम संख्या रेखा के माध्यम से बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। जिसके मध्य में शून्य होता है, इसमें संख्याएं धनात्मक होती हैं तथा ऋणात्मक होती हैं। शून्य के सारे दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं, ये अनंत तक जाती हैं। इसी तरह शून्य के बाईं ओर सारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जो कि अनंत तक जाती हैं। तो पूर्णांक जो होते हैं
वो शून्य उनके मध्य में स्थित होता है, और शून्य के जैसे ही हम दाईं ओर जाएंगे तो सारी धनात्मक संख्याएं मिलेंगी, तथा शून्य के बाईं ओर जाएंगे तो सारी ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी, और ये दोनों तरफ ही अनंत तक जाती हैं। इनको हम पूर्णांक बोलते हैं। इनकी दूसरी अगर परिभाषा कहें तो प्राकृतिक धनात्मक तथा प्राकृतिक ऋणात्मक संख्या, क्योंकि जैसे ही हम प्राकृतिक संख्याओं के आगे ऋणात्मक का चिन्ह लगा देंगे तो प्राकृतिक ऋणात्मक संख्याएं हो जाती हैं। तो प्राकृतिक धनात्मक संख्या तथा प्राकृतिक ऋणात्मक संख्या दोनों मिलकर पूर्णांक संख्या बनाती हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3 धनात्मक संख्याएं हैं, जैसे इनके आगे हमने माइनस का चिन्ह लगाया तो ये ऋणात्मक संख्याएं होगी। इसमें जो हमारा शून्य है, ये शून्य ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, यह केवल एक मध्यस्थता का कार्य करता है कि ऋणात्मक तथा धनात्मक को बांटता है अलग अलग भागों में। इसके बाद जो हमारी चौथी संख्या है वो है भाज्य संख्या। भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर। भाज्य या कंपोजिट, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 3 गुणनखंड हैं उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। अब 3 गुणनखंड किस प्रकार? ऐसी संख्याएं जिनमें किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए, अर्थात पूर्ण रूप से विभाजित हो। जैसे अगर हम 2 को विभाजित करना चाहें तो 2 है वो हमारा पूर्ण रूप से किससे विभाजित होगा? 1 से। 2 1 से पूर्ण रूप से विभाजित है, 2 2 से भी पूर्ण रूप से विभाजित है, किंतु यह 3 या अन्य किसी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, यानी 2 ही गुणनखंड हैं। तो जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन भाज्य संख्याओं का जो नियम है कि एक संख्या के कम से कम 3 फैक्टर यानी 3 गुणनखंड होने चाहिए, क्योंकि 2 के तो 3 फैक्टर हैं नहीं, ना ही 3 के होते हैं 3 फैक्टर। 3 फैक्टर स्टार्ट होते हैं, हमारी शुरुआत होती है 4 से। 4 के फैक्टर हैं 1, 2 और 4। ये 4 के फैक्टर हैं। आप अगर 1 से 4 को विभाजित करोगे तो पूर्णता विभाजित हो जाएगी, उसी प्रकार 2 को अगर 4 से विभाजित करोगे तो पूर्णता, और स्वयं से विभाजित होने में तो कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं से विभाजित हो जाती है। तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या कहा जाए, इसमें नोट करने वाली जो बात है वो है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। इसके बाद जैसे 5 के पास आप जाएंगे तो हम देख सकते हैं इस तरह 5 के केवल 2 ही फैक्टर हैं। जैसे 1 से 5 पूर्णतः विभाजित है। हालांकि सभी संख्याएं 1 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। किसी भी संख्या में अगर आप 1 से भाग देंगे तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, शेष फल कुछ भी नहीं बचेगा। इसी तरह 5 का पहला फैक्टर 1 है और दूसरा 5 है। 5 1 और 5 के सिवा किसी से विभाजित नहीं होता। इसके बाद 6 है। 6 को भी अगर हम देखें तो 6 के 1, 2, 3 और 6 के 4 फैक्टर हैं, यानी 6 के 4 गुणनखंड हैं। तो किसी भी संख्या को भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर्स यानी 3 गुणनखंड की आवश्यकता होती है, किंतु यहाँ 4 है तो और भी अच्छी बात है, किंतु कम से कम 3 होने चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा है तब भी वह भाज्य संख्या ही होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। जब संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, पहले हमने देखा कि भाज्य संख्याओं के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं तो वो तो हैं भाज्य संख्याएं। लेकिन अगर जिनके 2 ही फैक्टर हैं तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं? उन संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जिन संख्या के केवल कितने 2 ही फैक्टर हों। सबसे पहले हम जैसे 1 कहा तो 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, क्योंकि 1 का केवल 1 ही फैक्टर है। 1 को आप किसी अन्य संख्या से विभाजित करोगे तो उसका जो आंसर आएगा या तो दशमलव में आएगा या फिर शेषफल बचेगा। लेकिन 1 का केवल 1 ही गुणनखंड है, इसलिए ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। इसके बाद हम 2 पे चेक करेंगे तो जैसे हमने 2 के लिए किया तो 2 के 2 फैक्टर हैं, 1 और 2।
1 और 2 के अलावा जो 2 है वो किसी और से विभाजित नहीं होता। इसी तरह जो हमारा 3 है, ये 1 और 2 के अलावा 1 और 3 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता। इसके बाद हमारा 4, लेकिन 4 तो हमारा सबसे छोटा भाज्य संख्या है। इसके बाद है 5, 5 के भी केवल 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 5। तो ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हों, केवल 1 और स्वयं से, तो वो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्या। इसके बाद आप देखोगे तो 7 जो 1 और 7 से विभाजित है। इसके बाद हमारे पास जो 11 है वो 1 और 11 से विभाजित है। ऐसे बहुत सारे हमें संख्याएं मिल जाएंगी। तो हम इसमें नोट करने वाली जो बात है वो ये है कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसी में होता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है या 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। थैंक यू। इसके आगे हम और संख्याओं के बारे में अगली वीडियो में